हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इसमें रूल नंबर 2 का एग्जांपल जो है आपके सामने है। सॉल्व डी क्यू प्लस 4d ऑफ वाई इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 तो इसका जो सॉल्यूशन है किस तरह होने वाला है ये भी आपके सामने है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है। फिर ये डी क्यू प्लस 4d जो है जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो ये जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपका मिल जाएगा एक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन ये डी क्यू प्लस 4d है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डी कॉमन लेंगे। तो ये किस तरह, डी कॉमन लेने के बाद पहले जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर हो जाएगा, और दूसरा पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो इसी तरह डी कॉमन लेने के बाद आपके पार्ट्स हो जाएंगे। फिर हम यहाँ किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद फिर हम फैक्टराइज करने वाले हैं। तो ये फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट जो है वो किस तरह बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने वो कंसेप्ट दे रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है यही कंसेप्ट को क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है, यही कंसेप्ट को यूज करना है टी स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर्स निकालने के लिए। तो ये जो है ये किस तरह फैक्टर्स हो जाएंगे आप भी देख सकते हैं। डी प्लस 2i, डी प्लस 2i, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी माइनस 2i हो जाएगा। तो इसी तरह आपको थोड़ा सा ये जो आइडिया यूज करने के बाद ये रूट्स आपके होने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हाँ, तो ये आइडिया यूज करने के बाद आपके ये फैक्टर्स आए हैं। तो ये जो डी के वैल्यूज होने वाले हैं आपके, डी के वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 ये करेंगे तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस दो रूट के रिलेटेड क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस 2i होने वाला है। तो ये जो डी इक्वल टू 0 इज दी क्या हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। 0 जो है वो क्या होता है, रियल रूट होता है, और ये डी इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब ये रूट फाइंड आउट करने के बाद ये जो 0 आपका रियल रूट है इसके रिलेटेड आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है, c1 ई रेज टू क्या हो जाएगा, m1 x हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड जनरल सॉल्यूशन दिया है। लेकिन जो दूसरा इमेजिनरी रूट ए आई बी और माइनस आई बी जब रूट होता है तो किस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है वो आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को मुझे नेक्स्ट कांस्टेंट C2 और यहाँ कांस्टेंट C3 लिखना पड़ेगा। तो ये सब कांस्टेंट स्मॉल है तो जनरली यहाँ स्मॉल ही लेते हैं। तो इसी तरह आपका जनरल में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आइडिया हो जाएगा। तो ये m1 की वैल्यू हमें क्या करना है, पुट 0 पुट करना है। तो यहाँ m1 की वैल्यू जब हम 0 ही पुट करते हैं तो देखते हैं आप किस तरह m1 की जगह 0 पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, e रेज टू 0x हो जाएगा। लेकिन e रेज टू 0x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह आपका ये 0 रूट है इसके रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो ये 2 के रिलेटेड आपका ये जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का साइन और कॉस में है वो इसी तरह होने वाला है, b की जगह 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला तो आपको मालूम ही है। इसमें क्या करना है, एफ ऑफ डी जो है वो डी क्यूब प्लस 4d जो है वही हमें इस
एफ ऑफ डी के जगह लेना है और ये जो साइन 2x प्लस 2 है वो कहाँ लेना है, इस यहाँ ब्रैकेट में लेते हैं तो ये साइन 2x प्लस 2 इसी तरह हम यहाँ ले रहे हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऑपरेटर साइन 2x को और 2x को दोनों को भी अप्लाई करना है। तो ये 1/d³ प्लस 4d, पहले साइन 2x को अप्लाई करते हैं और वही पार्ट जो है किसको अप्लाई करते हैं, 2x को भी अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट जो है इसे इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा हो जाएगा ये जो इक्वेशन 2 जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 कहेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 कहने वाले हैं और ये जो पार्ट आपके सामने है इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 कहने वाले हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देते हैं। तो यहाँ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ये P1 और P2 दोनों भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये P1 की वैल्यू जो है वो Pn की वैल्यू किस तरह आती है वो आपको देखना है। तो ये आपका क्या है, P1। तो देखते हैं पहले P1 के लिए। तो P1 के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन 2x है तो d² का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ a² के साथ करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो a है ये की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, d² का रिप्लेसमेंट माइनस a² के साथ मीन्स क्या हो जाएगा, -2² के साथ। तो ये -2² जो है माइनस ऑफ 2² है वो क्या होने वाला है, -4 होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 का किस तरह बन जाता है यहाँ हम देखेंगे। लेकिन यहाँ d³ है तो ये d³ d² इंटू डी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एक d² है उस d² की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, -4 लेने वाले हैं। और जो इस d³ में दूसरा d² के बाद d रहता है वही d हम कहाँ लेने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाता है, सब कुछ आपके सामने है वो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, -4d और +4d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम इसे क्या कहते हैं, केस ऑफ फेल्यूर कहते हैं। तो ये जो केस ऑफ फेल्यूर है उस वक्त हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो P1 है P1 के पार्ट तक फिर वापस आना पड़ेगा और इस पार्ट में क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, d लेना है। तो ये d³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स d² हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, d² प्लस 4 इंटू डी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट को मुझे करना है। फिर हमें रिप्लेसमेंट ऑफ d² बाय -4 करना ही है। तो करते हैं, देखते हैं किस तरह ये जो पार्ट P1 है ये पार्ट P1 हो जाएगा। फिर हमें d² का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ a² मीन्स -4 के साथ करेंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, आपका d² की वैल्यू जो है इस d² के वैल्यू की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ -4 मैंने पुट कर दिया है और ये सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये जो पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल P1 आने वाला है ये P1 मिल जाएगा। तो ये 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने है। फिर दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो P2 है वो P2 हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये P2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा,
2^x हो जाएगा। तो ये इसी तरह होने वाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल टू P2 जो है वो। लेकिन यहाँ हमें एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक की ही आइडिया हुई है, तो इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा और बेसिक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसके रिलेटेड जो आइडिया है वो आइडिया यहाँ हम देखते हैं। तो जनरली ओरली बताते हैं e⁻log ऑफ थीटा होता है, वो थीटा होता है। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों इन्वर्स फंक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल होते हैं। तो इसलिए ये जो 2^x है वो 2^x एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है हमें। तो यही कैसे लिख सकते हैं हम e के पावर में कैसे लिख सकते हैं log ऑफ 2^x। ऐसा ये जो पार्ट है 2^x यहाँ हम लिख सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये जो पावर है, पावर log ऑफ 2^x है, इसमें मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है, लॉगरिथम का रूल यूज करना है। log ऑफ m⁻n है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर यहाँ से कहाँ आने वाली है, आगे आने वाली है। तो ये log 2 यहाँ ही रहेगा, लेकिन ये जो x है वो x आगे आने वाला है। तो ये लॉगरिथम का रूल पावर में यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह इसका और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जो x है log 2 यहाँ हमारे लिए कांस्टेंट है, तो log 2 को यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ हम ब्रैकेट में इसी तरह लिख रहे हैं। तो यहाँ e⁻x के फॉर्मेट में है, लेकिन a की जगह यहाँ क्या दिख रहा है आपको, log 2 दिख रहा है। तो यहाँ जो रिप्लेसमेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे की थी उसी तरह यहाँ जब एक्सपोनेंशियल टर्म है तो एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए यहाँ d का रिप्लेसमेंट किसके पार्ट के साथ करना पड़ता है, a के साथ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ a की जो वैल्यू है वो क्या है, log ऑफ 2 है। तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 यहाँ तक आया है, तो किस तरह आपका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में चेंज होता है हम यहाँ देख सकते हैं। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस स्टेप में ले रहे हैं। लेकिन ये जो a की वैल्यू है log 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d की जगह मुझे log 2 पुट करना पड़ेगा और यह भी log 2 पुट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ होने के बाद आपका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 हो जाएगा। लेकिन ये जो 2^x है वही 2^x इसी तरह ही हो रहा है। तो ये जो पार्ट यह लिखा है इसे भी फिर हम क्या कर सकते हैं, 2^x पुट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 में पर्टिकुलर इंटीग्रल है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के दो पार्ट किए हैं हमने। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन जो 2 है, यहाँ इक्वेशन 2 बिकम्स लिखना है, बिकम्स क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखना है। तो ये आपका P1 की जो वैल्यू है उसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये P1 ले रहा हूँ और ये जो P2 है इसके जगह P2 की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसी तरह हो जाता है। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होने के बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन तो CF प्लस PI है ही, लेकिन यहाँ जो CF आया है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं CF कैसे, C1 प्लस C2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस C3 इंटू साइन 2x है, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ये पार्ट आपके सामने है, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करना है, मुझे यहाँ ऐड करना है। तो ये आपके सामने में जो है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं।